मित्रों नमस्कार। एक और बड़ा घोटाला इस बार बंगाल में। मतलब घोटाला कब कहा जाता है? जब वो चर्चा में आता है और लोग पकड़े जाते हैं। तो इस बार ईडी की छापामारी में बंगाल में वह काम हो गया है। और सही अर्थों में देखा जाए तो बंगाल में यह काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। ये कोई नई बात नहीं है, सभी राज्यों में बहुत पहले से होता चला आया है। और हमने जो भ्रष्टाचार की परंपरा है उसको कायम रखा है। अब आपको ये बात सही लगे गलत लगे, ये आपकी अपनी समस्या हो सकती है या फिर आपकी अपनी निजी राय हो सकती है। हम कितने भ्रष्ट हैं इसको समझना हो तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास देखिए, अपने घर में ही देख लीजिए। आपके यहाँ कोई बड़ा अफसर हो, पॉलिटिशियन हो या फिर आप उद्योग चलाते हो, तो आप किस तरह से पैसे बचाते हैं या फिर आप किस तरह से पैसे कमाते हैं, खुद को थोड़ा जवाब देकर देखिए कि ये जो भ्रष्टाचार है हमारे अंदर किस गहराई तक घुसा हुआ है। और हम सब बहुत दुखी हैं। भ्रष्टाचार है इसलिए नहीं दुखी हैं। फलाना आदमी भ्रष्टाचार के तरीके से इतना कैसे कमा ले रहा है और मैं पीछे रह गया हूँ। आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर या किसी भी और व्यवसाय में हैं, प्रोफेशन में हैं, तो मुझसे आगे वो करप्ट तरीके से भी कैसे है। अगर मैं कमाता हूँ थोड़ा सा कम और थोड़ा शांति सुकून से रहना चाहता हूँ और उस वजह से मेरी इनकम कुछ कम है, तो मैं बहुत दुखी आदमी हूँ। क्योंकि मैं वो जो ज़्यादा कमाने वाले हैं उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहा हूँ और वो सारे लोग मुझसे बहुत आगे निकल चुके हैं। उनके पास बड़ी सी गाड़ी है, बड़ा सा मकान है और भी जो बड़ी बड़ी चीज़ें जिन्हें कहा जाता है वो सब उनके पास है और मैं पीछे होता जा रहा हूँ। कारण कि मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा अच्छा आदमी हूँ, मैं गलत काम नहीं करता हूँ। तो भाई इस बात से दुखी मत होइए। और लगता है कि गलत आदमी ही सही आदमी है और मेरा सही होना गलत है। अब यहाँ पर ये एक हीन भावना की बात बन जाती नहीं। इस हीन भावना से बाहर निकलिए। आप सही आदमी हैं और आप अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि ये जो करप्ट लोग हैं ये समाज को हर तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं और इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि वह अपने जीवन में उसको खर्च भी नहीं कर सकते, लेकिन पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। फ़िलहाल ये जो बात हो रही है बंगाल के बारे में हो रही है, तो इसे एसएससी घोटाला कहा जा रहा है और पश्चिम बंगाल का है, तो जिसका पूरा नाम है वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन। तो स्कूल सेवा से जुड़ी यह संस्था है जो शिक्षकों और समूह ग घ की भर्तियों के लिए उत्तरदायी संस्था है और ये 2014 से भर्ती कर रही है। तो हमारे जो पार्थ मुखर्जी हैं, नहीं पार्थ चटर्जी हैं, मतलब मुखर्जी और चटर्जी, अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी, और इसके बाद हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इनका भी नाम आएगा। फ़िलहाल वो गरीबों की मसीहा, गरीब और गरीबों के साथ खड़े होने के लिए जो जो प्रतीक और पीआर एजेंसियों के हिसाब से जैसा दिखना चाहिए, पहनना चाहिए, वो उनकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। भाई गरीब की राजनीति करनी है तो आपको कुछ वैसा दिखना भी चाहिए।
अगर आप गरीब की बात करते हैं तो उसके कुछ सिंबल हैं, जैसे सामान्य सी पोशाक, पैर में थोड़े सस्ते जूते चप्पल होने चाहिए, और पैदल निकल पड़िए सड़कों पे, सड़क किनारे थोड़ी चाय वाय पी लीजिए। ये अलग बात है कि आप सीएम हैं और ढेर सारी सुविधाएं और ताकत सीएम होने के नाते आपको सरकारी तौर पर मिल जाती हैं, और ऐसे सीएम काम करने के लिए वो चीज़ें आपको चाहिए, या फिर उससे भी बेटर और दुनिया का जो श्रेष्ठ साधन हो, तरीका हो, तकनीक हो, सुविधा हो, वो हमारे सीएम पीएम को मिलना चाहिए। वो चाहे जिस राज्य के हों, वो कौन सा कपड़ा पहनते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, ये मायने नहीं रखता, और न ही इसका संबंध गरीबों से है। आपको गरीबों के लिए काम करना है, खुद को गरीब दिखाकर आप गरीबों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। अब जैसे कोई कार से चलता है या थोड़े अच्छे कपड़े पहनता है, थोड़ी उसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीबों की परवाह नहीं करता और गरीबों के लिए काम नहीं करेगा। अब इसके लिए आपको फटेहाल और गरीब जैसा दिखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, हमारे नक्सलवादी मूवमेंट से जुड़े जो नेता होते हैं, वो पूरा वहीं की वेशभूषा, भाषा और वैसा ही दिखने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं। अच्छा है, लेकिन जो नारे और उसका फिर जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत बड़ा है और उसका बहुत अच्छा काम चलता है उससे। तो उनकी जो मांग है, अगर उसको गहरे में देखिए तो जो जहाँ जैसे है उसको वैसे बनाए रखा जाए। आप उसको मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न कपड़े, मतलब दुनिया से कनेक्ट नहीं होने देना चाहते। जंगल का आदमी है, जंगल में रहता है तो वैसे ही रहे, तभी तो आदिवासी बना रहेगा, बचा रहेगा। अरे भाई, अगर वह रेल, रोड और कनेक्टिविटी से जुड़ेगा तो पूरे समाज के साथ जुड़ जाएगा, और सारी मानव सभ्यता और हम लोग भी किसी न किसी टाइम उसी आदिम सभ्यता से आज आगे बढ़े हैं। तो जो आज हैं उनको भी तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और आप किस बात की पैरवी कर रहे हैं कि उनको एजुकेट न किया जाए, कि उनको मुख्य धारा से जोड़ा न जाए। आप उनके पक्ष में ढेर सारे या बहुत सारे तर्क दे सकते हैं और बातचीत में ये अच्छा भी लगता है, लेकिन आप थोड़ा जाकर मिलिए जो बहुत पिछड़े हुए गांव हैं और जहां सीमित संसाधन हैं, वह अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए अब जंगल और गांव पर आश्रित नहीं रह गया है, क्योंकि अब गांव और जंगल ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं और उसके लिए उसे शहर आना ही पड़ रहा है। तो क्या कह चाहते हैं, अगर उसकी मर्जी है वो शहर की मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक जीवन शैली और संसाधनों की से जो सुख सुविधा मिलती है उसे हासिल कर सकता है, तो क्यों न करे। और आप चाहते हैं कि वही गांव का पिछड़ा और जो आदिवासी है अब भी वैसा ही बना रहे, तो ये विचार बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है। ये वोट बैंक की राजनीति में जो संख्या बल का प्रतिनिधित्व है, जो हार जीत के लिए बहुत ज़रूरी है, और फॉरेन फंडिंग जो एक को पाने का एक बहुत अच्छा माध्यम तो हो सकता है, परंतु मानवीय गरिमा और लोगों के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है। यह उनके साथ अन्याय है। उन्हें समाज, देश की मुख्य धारा से जुड़ना ही चाहिए। अब वो तय करेंगे कि वो कैसे रहना चाहते हैं, कैसे खाना चाहते हैं। तो आप उनके जो नेता और अगुआ होने की कोशिश कर रहे हैं वो मत करिए। उन्हें आप बिल्कुल भी शिक्षित करने की कोशिश मत करिए। उनको किस तरह की शिक्षा चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, वो हासिल कर लेंगे। आप उनके जंगल और ज़मीन को भी मत बचाइए, क्योंकि आपका मकसद तो कुछ और हासिल करना है। आप उनके संख्या बल और वोट बैंक
और उन मासूम लोगों के हाथ में कुछ और पकड़ा कर अपनी ताकत को मजबूत करना चाहते हैं, न कि उनको किसी तरह का विकास का मॉडल देना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर हम अपने नक्सलवादी आंदोलन को देखें तो उससे जुड़ा जो बुद्धिजीवी समाज है वह उन्हें क्या दे रहा है? वह उन्हें अपने ही देश के खिलाफ खड़ा कर रहा है और उनके हाथों में हथियार पकड़ा दे रहा है। किस बात के लिए? क्या आप भारतीय सेना से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं? हाँ, आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके पास कोई संसाधन नहीं है और आपके पास जो पैसा और हथियार आ रहा है वो हमेशा दुश्मन देश और देश विरोधी ताकतों के माध्यम से ही आता है। और आगे भी जो इस तरह के संगठन होते हैं उनके पास पैसा और ताकत हमेशा देश विरोधी लोगों के माध्यम से ही आएगा। आप चाहे जिस संगठन में हों, चाहे जिस जगह हों, आपकी भूमिका निश्चित रूप से भारत के खिलाफ ही जाएगी। तो आप उन जंगलों की भी परवाह मत करिए, उस ज़मीन की भी मत परवाह करिए। जल जंगल ज़मीन की जो बात होती है, किसी भी चीज़ की आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हर 5 साल पर बखूबी यहाँ चुनाव होता है। ऐसी स्थिति में अगर हमारा जनप्रतिनिधि काम नहीं करता और हम उससे संतुष्ट नहीं हैं तो हम किसी और को चुन लेते हैं। अगर हम बदलाव चाहते हैं और व्यवस्था में उस पार्टी, दल और विचारधारा से सहमत नहीं हैं तो हम अपने बीच से किसी आदमी को चुन सकते हैं और कैसे कौन सा काम करना है यह हम तय कर सकते हैं। जब हमारे पास यह विकल्प है तो फिर हमें हथियार उठाने की क्या ज़रूरत है? फिर विकल्पहीनता जैसी तो कोई स्थिति है नहीं कि आपको हथियार उठाकर अपने ही खिलाफ खड़ा होना पड़े। फिलहाल ये जो बात हो रही थी बंगाल के बारे में हो रही थी, तो जो रीजनल पार्टियां हैं उनके पास जो इस तरह के कांड होते रहते हैं, आम तौर पर जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, तो पार्टी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। और हर राज्य में लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम, पंचायत, इस तरह के चुनाव होते ही रहते हैं। मतलब हर साल कोई न कोई बड़ा चुनाव आ ही जाता है। अब जो रीजनल पार्टी है उसके पास आय के बहुत बड़े स्रोत नहीं हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कांग्रेस पार्टी है। इनके पास जो कॉरपोरेट फंडिंग होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां और ऑल इंडिया लेवल पर जो इन्हें चंदे मिलते हैं उसकी मात्रा अच्छी खासी होती है। ऐसे में पार्टी को चलाने के लिए इनके पास पर्याप्त धन इकट्ठा हो जाता है। जबकि जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो ठन ठन गोपाल ही रहते हैं और उनके पास पैसे की बेहद कमी रहती है। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो जो कट मनी जिसे कहा जाता है, करप्शन, कोई भी पार्टी हो उसमें पैसा इकट्ठा करने का यही माध्यम है। अब वो गाछ पकड़े जाने पर किसी न किसी के ऊपर तो गिरेगी ही ना। तो आप इस बार पार्थ चटर्जी के ऊपर गिरी है और पार्थ चटर्जी को ही फंसाए जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अर्पिता मुखर्जी भी इसमें मोहरा बन रही हैं। और मोहरा क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि हम लोग के गांव में और क्षेत्र में एक कहावत है, चोरवा के धनवा सब खाएं, चोरवा के संगे क्यों न जाए। मतलब जो गलत तरीके से या दूसरे गैर कानूनी तरीके से धन कमाया जाता है उसमें भागीदारी तो सभी करते हैं और उससे जो सुख सुविधा मिलती है वह सभी लोग उठाते हैं, मगर फंसने पर उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। और राजनीति का तो नियम ही यही है, हमेशा सॉफ्ट टारगेट निशाना बनता है। और वह सॉफ्ट टारगेट इसलिए भी चुना जाता है कि बहुत से बड़े बड़े लोगों के चेहरे बचाने होते हैं। अब देखिए, पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी हो गई है और उनके साथ
जो उनकी नज़दीकी हैं, अर्पिता मुखर्जी, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है और 50 करोड़ से ऊपर का कैश बरामद हो गया है। और ये जो वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के माध्यम से भर्तियां हो रही थी, और उस दौरान ये पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे, और तकरीबन 500 लोगों की भर्तियां ऐसी हुई थी जो पूरी तरह से संदिग्ध हैं, और वो अर्हता भी पूरी तरह से धारण नहीं करते थे, और उनकी नियुक्तियां हुई। और ये भर्तियां या फिर और दूसरे काम जो होते हैं, सिर्फ एक भर्ती की कहानी या फिर एक राज्य की कहानी नहीं है। यह सभी राज्यों में पैसा कमाने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है, और एक कलेक्टिव भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है। और राजनीतिक दलों को खुद को बनाए रखने और चलाए रखने के लिए जो सबसे ज़रूरी शर्त है, मतलब पैसा, वह ऐसे ही आता है। सोचिए, किसी राजनीतिक दल को चंदा कहाँ से आएगा? आप कोई भी पार्टी हो, आप अपने राज्य के बारे में थोड़ा सा गौर करिए और वहाँ के राजनीतिक दलों के संगठन और आय के बारे में सोचिए कि आखिर वो चुनाव कैसे लड़ेंगे अगर उनके पास पैसा नहीं होगा। चुनाव में जो इतना तामझाम और खर्च होता है वो कहाँ से आएगा? किसी भी पार्टी के बारे में आप सोच लीजिए। जिस तरह से कैंपेन चलाया जाता है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो पार्थ चटर्जी हों कि अर्पिता मुखर्जी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पॉलिटिशियन, ठेकेदार, ऑफिसर्स, मतलब पूरे समाज का अपना एक नेक्सस है, और जब आप लॉस में रहते हैं तभी तक आप रोते रहते हैं, और सब लोग हमाम में नंगे ही हैं। अगर व्यवस्था बदलना है तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और पूरा जो समाज का माइंडसेट है वह जब तक सही नहीं होगा कुछ भी सही नहीं हो सकता है। तो पश्चिम बंगाल कोई अलग से अनोखा उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर रहा है, ये सारे राज्यों में ऐसा हुआ है, आगे भी होगा। क्योंकि चुनाव लड़ने की जो हमारी तरीके हैं, जो राजनीतिक दलों की व्यवस्था है, और आमतौर पर ज़्यादातर पार्टियां एक पब्लिक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड जैसी ही हैं। आप कांग्रेस पार्टी को देखिए, वो कैसे चलती है, उसे कौन चलाता है, उसकी फंडिंग कहाँ से आती है। आप अपने राज्यों के दलों को देखिए, वो किसी परिवार के दल बन के रह गए हैं, जिनके पास विजन के नाम पर शायद ही कुछ हो, और ज़्यादातर तो जातीय और धार्मिक संगठनों में बदल गए हैं, और उनको किसी एक जात या समुदाय का ही वोट मिलता है, और उसी जात और समुदाय के ढांचे में उनकी चुनावी हार जीत तय होती है। ऐसे में अगर सच में हम कोई बदलाव चाहते हैं तो हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तो हमें यह तय करने की ज़रूरत है कि हम राजनीतिक व्यवस्था को कैसे साफ सुथरा और एक कंप्लीट सिस्टम के रूप में डेवलप करें। उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इससे मुक्त होना पड़ेगा, और वो जब तक परिवार प्राइवेट लिमिटेड राजनीतिक दलों को चलाएंगे संभव नहीं है। और यह तभी हो सकता है कि हम जो ये दलीय प्रणाली है इसको पूरी तरह से बदल दें। और वह कैसे हो सकता है? तो ये दो जो बहुदलीय प्रणाली है, हर जगह एक परिवार प्राइवेट लिमिटेड चल रहा है, इसे पूरी तरह ख़त्म करना होगा। और उसकी शुरुआत, या यूँ कहें तरीका यही हो सकता है कि हम 2 से 3 दल की व्यवस्था करें, और वो पूरी तरह से स्टेट फंडिंग हो, मतलब उसका खर्च सरकार उठाए। हर ब्लॉक, तहसील या ज़िला में उनके ऑफिसेज बनाए जाएं, और उनमें जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो चुनाव आयोग संचालित करे। ये परिवारों की तानाशाही से उन्हें मुक्त किया जाए। आप किसी भी राजनीतिक दल को देखिए,
उसको चलाने वाले चंद 2-4 लोग रहते हैं और वह उन्हीं के हाथों में सिमट कर रह जाता है। और कौन कितना आगे बढ़ेगा यह सब कुछ उन्हीं की कृपा पर निर्भर करता है। ऐसे में एक आम आदमी जो समाज में परिवर्तन, विकास और कुछ जज्बा लेके आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए स्कोप ख़त्म हो जाता है। फिर आप माफिया, अपराधी, उद्योगपति या कुछ इस तरह के आदमी आपको बनना पड़ता है, या उन पार्टियों में वही आदमी आगे बढ़ सकता है जो तिकड़म और जुगाड़ कर सकता हो, जिसमें नेतृत्व की केवल क्षमता हो, वो अच्छा काम करना चाहता हो। उसके लिए राह आसान नहीं है। तो फिर बड़े राजनीतिक सुधार की हमें सख्त ज़रूरत है। और ये जो क्षेत्रवाद, भाषावाद, मतलब किसी न किसी वाद पर जो राजनीतिक दलों का ढांचा है, उसे तोड़ने की आवश्यकता है। तो भारत को मजबूत बनाने, लोकतंत्र को सही अर्थ में लोकतंत्र बनाने के लिए आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। नहीं तो इस तरह के घोटाले, करप्शन, यह ऐसे ही बने रहेंगे और हमारा रोना यूं ही जारी रहेगा। तो अभी की बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।